हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम पार्ट 2 बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स भी अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आप अच्छे से एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी आसानी से समझ पाएंगे। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। The abiotic components of an ecosystem or the non-living components of an ecosystem include physical environment like soil, water and air along with inorganic substances like carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium and other elements present in them. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एक इकोसिस्टम के, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट आता है जैसे सॉइल, वाटर, एयर। उनके साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, ये जब भी जो उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एयर में ये सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सब भी आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में ही आते हैं। द फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। कुछ फिजिकल फैक्टर्स या फिर आप इन्हें क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोल सकते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सभी भी आपकी क्या होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्टिविटीज़। लाइट की इंटेंसिटी यानी कितनी ज़्यादा लाइट है, कितनी रोशनी कम है, ये चीज़, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितनी देर के लिए लाइट रहेगी, तो ये चीज़ जो होती है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो होती है लाइट की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है वो ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ में। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी एनिमल्स जो होते हैं वो फूड पर डिपेंड करते हैं। फूड कौन सा, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग हो गया, कुछ एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली खाते हैं प्लांट्स को, कुछ एनिमल्स हैं जो इनडायरेक्टली खाते हैं, है ना। सो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए सनलाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेंथ ऑफ अ डे ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ पोल्ट्री एंड बर्ड्स। एक दिन की मतलब एक दिन कितना बड़ा है, लेंथ जो होती है एक डे की, उसका इफेक्ट पोल्ट्री और बर्ड्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल पर भी पड़ता है, ठीक है। पोल्ट्री यानी जो हैंस वगैरह होती हैं उनकी, और बर्ड्स पर भी पड़ता है, ठीक है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे आपके काऊ वगैरह होती है ना, काऊ बफेलो, उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि एक दिन कितना लंबा होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, वेयर एज देयर आर एनिमल्स विच शोज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली। कुछ एनिमल्स फिर ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को सिर्फ नाइट टाइम में ही परफॉर्म करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। कौन से एनिमल्स, विच शो देयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, जो रात को ही अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं, उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ जो होती है डे की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है पोल्ट्री एंड बर्ड्स पर, ठीक है। तो ये हमने सनलाइट के बारे में पढ़ा, तो सनलाइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सनलाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर तक सनलाइट है और कितनी देर तक नहीं है, या फिर इंटेंसिटी कैसी है ना। दूसरा एबायोटिक फैक्टर है आपका एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेज का। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू गैसेज दैट सपोर्ट लाइफ ऑन दी अर्थ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेज हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो खाना बना पाए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की उनमें ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड बाय एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स एक्सेल करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना।
इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इट इज़ ऑल्सो एडिड टू द एनवायरनमेंट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो भी एनवायरनमेंट में ऐड कर दी जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ही तो जाती है बाय बर्निंग ऑफ, कैसे ऐड करते हैं, क्या जलाकर, तो जो इंजन्स में, व्हीकल्स में फ्यूल्स यूज़ होते हैं ना, उन्हें भी बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जो एनवायरनमेंट में ऐड कर दी जाती है, हो जाती है अपने आप। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया। हम थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 60% वाटर बाय वेट, ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, प्लांट्स जो है अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, सॉइल में भी जो रूट्स उनकी प्रेजेंट होती हैं उनसे, सॉइल से रूट्स में जाता है, रूट से सारे पार्ट्स में जाता है प्लांट्स के, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। सो वाटर इज़ अ रॉ मटेरियल इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी वाटर एक रॉ मटेरियल का काम करता है। वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दी बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है, किस चीज़ का मीडियम, ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स में, चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। इट इज़ थ्रू वाटर दैट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स मूव थ्रू आउट दी बॉडी, वाटर की ही मदद से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर इज़ द हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक लोटस, वाटर लिली, फिश, वेल, शार्क एंड सी हॉर्स। वाटर जो हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि जहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे लोटस, वाटर लिली, फिश, वेल, शार्क एंड सी हॉर्स। सम ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू सर्वाइव, कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व रहे, ठीक है, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व रहती है ताकि वो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रह पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इन अ गैस, गैस में या फिर एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट है, नमी कितनी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, तो नमी कितनी है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, एक एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर ह्यूमिडिटी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ते हैं सॉइल, मिट्टी, क्या, मिट्टी। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स ग्रो, सॉइल जो है अर्थ सरफेस की टॉप लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स, तो सॉइल क्या होती है, एक मिक्सचर होता है जिसमें फाइन रॉक पार्टिकल्स, रॉक के पतले बारीक बारीक कण पार्टिकल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोज्ड बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की सॉइल में, ठीक है। डिकम्पोज्ड बॉडीज़ यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स ख़राब हो जाते हैं वो यानी कि सड़ जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, जैसे पौधे मर जाते हैं, तो वो उसी सॉइल में दबा दिए जाते हैं, एक मिक्सचर सा बन जाता है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर, सॉइल में वाटर भी होता है। सॉइल इज समटाइम्स कॉल्ड द स्किन ऑफ द अर्थ, सॉइल को कभी कभी स्किन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉइल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है। सॉइल इज़ होम फॉर मैनी एनिमल्स, सॉइल एक घर भी है बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स, आंट्स, ये सभी सॉइल में रहते हैं। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर डिटरमाइंस द बेस्ट क्लाइमेट एंड प्लेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर जो है ये बताता है कि कौन सा क्लाइमेट बेस्ट होगा, कौन सी जगह बेस्ट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इट इज़ अ मेजर ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस और इन्वायरमेंट, तो टेम्परेचर जो होता है ये किसी भी इन्वायरमेंट या फिर किसी भी सब्सटेंस की कोल्डनेस या फिर वार्मथ को मेज़र करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सन्स हीट रीचेज दी अर्थ एंड मेक्स इट वार्म, सन जो है अर्थ पर पहुंचती है, सन की जो हीट होती है वो अर्थ पर पहुंचती है और उसे अर्थ को क्या बनाती है, वो गर्म बनाती है। Being just at the right distance from the sun, our planet Earth has a temperature that favors the growth and survival of living organisms. अब सन की जो दूरी है अर्थ से वो एकदम राइट डिस्टेंस पर है, इसीलिए हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाएँ और उनकी ग्रोथ भी हो पाए। मोर ओवर द लेयर ऑफ एयर अराउंड इट हेल्प्स टू रिटेन द हीट एंड नॉट लेट इट एस्केप, और तो और जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर होती है उससे हीट जो है जो अंदर आ तो जाती है लेकिन उससे बाहर
नहीं जा पाती है। विदाउट एयर, एयर के बिना अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू लिव, अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि उस पर रह भी नहीं पाएंगे। ऑन दी अर्थ, अर्थ पर प्लेसेस नियर दी पोल्स, अर्थ पर जो पोल्स के पास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। वाइल दोज नियर द मिडिल पार्ट आर हॉटर, और जो बिल्कुल बीच में होते हैं, बीच के एरिया के आसपास होते हैं अर्थ पर, वो हॉट होते हैं बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन पोलर रीजन्स, इसीलिए बहुत कम ऑर्गेनिजम्स पोलर रीजन पर रहते हैं। ठीक है, पोल्स पर बहुत कम ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। टेम्परेचर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन दी अर्थ, टेम्परेचर जो है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पर किस जगह पर रहेंगे। सो वी नाउ नो दैट दी बायोटिक कंपोनेंट्स आर क्लोजली डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसलिए अब हम ये जान गए हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत क्लोजली डिपेंडेड हैं, निर्भर हैं किस पर, एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। ठीक है, तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन विद इन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी फ्लो, कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है। अभी बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, क्या फूड चेन के थ्रू होता है ना, फूड चेन के थ्रू वो बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी कैसे फ्लो करती है हम वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फूड चेन। फूड चेन पढ़ेंगे। एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं जीने के लिए उसे हम फूड बोलते हैं। फूड कंटेन्स एनर्जी, फूड में क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। दी फूड, या फिर आप उसे एनर्जी भी बोलते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर थ्रू फूड चेन्स, तो फूड को हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फूड यानी हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फूड चेन के थ्रू हम उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फूड चेन इज़ अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, फूड चेन जो स्टार्ट होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जिसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। पढ़ा था हमने प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर इन फैक्ट प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल द फूड चेन्स बिगिन विद अ ग्रीन प्लांट और ग्रास विच इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आवर फूड, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन जो हमेशा स्टार्ट होती है वो किसी भी ग्रीन प्लांट से या फिर किसी भी ग्रास से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो सभी फूड का ओरिजिनल सोर्स है। सारे जितने भी फूड हैं वो सब प्लांट से ही तो आते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फूड चेन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें फूड चेन का मीनिंग समझ में आएगा। सपोज देयर इज़ अ फील्ड हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, अब सपोज करो एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एरिया है जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं। नाउ प्लांट्स कैन बी ईटन अप बाय अ रैट, अब प्लांट्स को कौन खा सकता है, एक चूहा खा सकता है, एक रैट खा सकता है। द रैट इन टर्न कैन बी ईटन अप बाय अ कैट, अब रैट को कौन खा लेगा, एक कैट खा लेगी। एंड फाइनली द कैट कैन बी ईटन अप बाय अ वॉल्फ, और फाइनली जो कैट होगी उसे कौन खा लेगा, एक वॉल्फ खा लेगी, है ना। सो वी फाइंड देयर इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अप द अदर ऑर्गेनिजम्स टू फिल इट्स बेली। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एक सीक्वेंस है, यानी कि एक ऑर्डर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है ताकि वो अपनी बेली को फिल कर सके। सो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो आई होप आपको फूड चेन का मीनिंग समझ में आया होगा। तो फूड चेन क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक लाइन, एक ऑर्डर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है ताकि वो फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके। तो उस पूरे सीक्वेंस को हम फूड चेन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में और बोलें तो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु ईट्स हुम इज कॉल्ड अ फूड चेन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक लिस्ट होती है ऑर्गेनिजम्स की जो क्या शो करता है, हु ईट्स हुम, किसने किसे खाया, तो उस लिस्ट को हम बोलते हैं फूड चेन। Let us make this point more clear by taking the example of a simple food chain operating in a grassland or forest. अब हम इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे ताकि एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, एक सिंपल सी फूड चेन लेंगे जो एक ग्रासलैंड या फिर एक फॉरेस्ट में हो रही होगी। ठीक है, इन अ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, कोई भी ग्रासलैंड है या फिर फॉरेस्ट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रास, बहुत सारी ग्रास है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स हो गए। दिस ग्रास इज ईटन अप बाय एनिमल्स लाइक डियर, ये ग्रास को कौन खा लेगा, डियर खा लेगी या फिर कोई और एनिमल खा लेगा। एंड दिस डियर इज देन कंज्यूम्ड अप बाय अ लॉयन, और ये डियर को कौन खा लेगा, एक लॉयन खा लेगा। दिस फूड चेन tells us that grass is the starting point of this food chain.
तो इस फूड चेन से हमें ये पता पड़ता है कि इस फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ग्रास है। ग्रास इज ईटन अप बाय डियर एंड डियर इज देन ईटन अप बाय अ लॉयन। ठीक है, क्या ग्रास को डियर ने खा लिया और डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। इन दिस फूड चेन, इस फूड चेन में ग्रास इज द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, ग्रास इसमें प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है, विच यूजेस सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी को यूज करके फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। दिस ग्रास इज देन कंज्यूम्ड बाय अ हर्बीवोर, और इस ग्रास को एक कौन खा लेता है, हर्बीवोर खा लेता है, यानी कि डियर खा लेता है। एंड डियर इज कंज्यूम्ड बाय अ कार्निवोर, और डियर को कौन खा लेता है, कार्निवोर खा लेता है, जो है लॉयन। फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर आप इसे यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। तो फूड चेन में सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर होता है एनर्जी का, यानी कि एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल। For example, the above food chain tells us that the transfer of energy takes place from grass to deer and then to lion. तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या एग्जाम्पल दिया हुआ कि जो हमने फूड चेन पढ़ी थी इसमें ये पता देखा हमने कि ट्रांसफ़र जो हो रहा है एनर्जी का वो ग्रास से डियर में हो रहा है, उसके बाद डियर से लॉयन में हुआ। इट कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम लॉयन टू डियर टू ग्रास। ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकती कि लॉयन से डियर, डियर से ग्रास, ऐसा कभी हो सकता है? आप खुद सोचो, लॉयन डियर फिर ग्रास, ऐसा नहीं हो सकता ना। द स्टडी ऑफ फूड चेन्स इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प्स अस इन नोइंग वेरियस इंटरेक्शंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर इंटरडिपेंडेंस। स्टडी जो होती है फूड चेन्स की किसी भी एरिया में, किसी भी हैबिटेट में, अगर हम फूड चेन्स की स्टडी करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं और कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं हमें ये पता पड़ता है। तो फूड चेन का नीचे ये देखिए आपको एक फूड चेन दिखाई हुई है, ये ग्रास है, ग्रास को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को वल्चर ने खा लिया, तो एक फूड चेन हो गई। ठीक है, ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगी, यानी कि ऐसे ही फ्लो होगी, ऐसा नहीं होगा कि क्या इसका अपोजिट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आया? तो ये होती है आपकी फूड चेन। अगला इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, फूड वेब के थ्रू होता है। फूड वेब क्या होता है? अब फूड वेब इज बेसिकली सेवरल इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंडिपेंडेंट और आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं तो वो फूड वेब बना लेती हैं, फूड का जाल एक तरीके से। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल चेन्स। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इकोसिस्टम में वो बहुत सारी अलग अलग फूड चेन्स का पार्ट होता है। फॉर इंस्टेंस अ ग्रास हॉपर एंड जिराफ आर हर्बीवोर्स। अब एग्जाम्पल देख लो आप, ग्रास हॉपर है और जिराफ है, ये हर्बीवोर्स हैं। ऐसे ही डिफरेंट हर्बीवोर्स को कैन बी ईटन बाय डिफरेंट कार्निवोर्स। तो डिफरेंट हर्बीवोर्स को डिफरेंट कार्निवोर्स खा सकते हैं। सो वी सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ फूड चेन्स दैट प्रिवेल इन एन इकोसिस्टम विच आर इंटरकनेक्टिंग, ओवरलैपिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। इसलिए हमने ये देखा कि बहुत सारी फूड चेन्स प्रिवेल करती हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ओवरलैप करती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं नेचर में। सो वी कैन डिस्क्राइब फूड वेब एज, फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, फूड चेन्स का नेटवर्क, वो जो आपस में लिंक्ड रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ये होता है आपका फूड वेब। देखिए आपको यहाँ पर फूड वेब दिखाया हुआ है। ठीक है, प्लांट्स को देखो, रैबिट भी खा सकता है, माइस भी, सीड ईटिंग बर्ड होती है वो भी प्लांट्स को खा सकते हैं, ग्रास हॉपर भी खा सकता है। रैबिट को मान लीजिए हॉक ने खा लिया, ठीक है, और फिर माइस को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया। ग्रास हॉपर को डायरेक्टली हॉक खा सकता है। ठीक है, या फिर किस तरीके से क्या हो सकता है कि प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने स्नेक को और स्नेक को हॉक ने खा लिया। या फिर प्लांट्स को चूहे ने खाया, चूहे को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को फिर हॉक ने खा लिया। तो इस तरीके से ये फूड वेब बन जाता है आपका। इन दिस फूड वेब, इस फूड वेब में वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ न्यूमरस पाथवेज। हम बहुत सारे पाथ्स देख रहे हैं। अलॉन्ग विच दी फूड फ्लोज विद इन ग्रासलैंड कम्युनिटी। ग्रासलैंड कम्युनिटी में ये फूड कैसे फ्लो कर रहा है, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, वो वाले अलग अलग हमने तरीके देखे। दिस फूड वेब स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स विच इज़ अ प्रोड्यूसर। ये फूड वेब प्लांट से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स इन टॉप कार्निवोर हॉक। और टॉप कार्निवोर जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं उनमें ख़त्म हो रहा है, जिसे हॉक बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बाज। देर आर एज मैनी एज 6 फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन दी फूड वेब। जो हमने ऊपर फूड वेब दिखाया इसमें बहुत सारी फूड चेन्स ऑपरेट हो रही हैं, 6 फूड चेन्स ऑपरेट हो रही है। ठीक है, जिन्हें आप शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के नाम से। ठीक है, आगे बोल रहा है
इन फर्स्ट फूड चेन कौन सी है आपकी? प्लांट्स आर ईटन बाय अ रैबिट, प्लांट्स को रैबिट ने खाया और रैबिट को हॉक ने खाया। तो आप कैसे लिख सकते हो फूड चेन को? प्लांट्स एरो रैबिट, रैबिट एरो हॉक। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्लांट्स को रैबिट ने खाया और रैबिट को हॉक ने खा लिया। तो ये आप फूड चेन ऐसे शो कर सकते हो, फूड वेब सॉरी, ठीक है। इन दी सेकंड फूड चेन में क्या हुआ? प्लांट्स आर ईटन बाय माइस, प्लांट्स को माइस ने खाया और माइस को हॉक्स ने खा लिया। तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसे फिर से फूड चेन के रूप में। क्या बोलोगे? प्लांट्स कंज्यूम्ड बाय माइस एंड माइस वॉज कंज्यूम्ड बाय हॉक। थर्ड फूड चेन में क्या हुआ? प्लांट्स आर ईटन बाय माइस, माइस बाय स्नेक एंड स्नेक बाय हॉक। फोर्थ फूड चेन में क्या हुआ? प्लांट्स बाय सीड ईटिंग बर्ड्स एंड सीड ईटिंग बर्ड्स बाय हॉक। फिफ्थ फूड चेन में क्या हुआ? प्लांट्स बाय ग्रास हॉपर बाय हॉक। एंड लास्ट सिक्स्थ फूड चेन में क्या हुआ? प्लांट्स बाय ग्रास हॉपर बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग बाय स्नेक एंड स्नेक बाय हॉक। तो ये होता है आपका फूड चेन्स। ये हमने पूरे फूड वेब की अलग अलग फूड चेन्स पढ़ी, ठीक है। तो इसमें 6 फूड चेन्स इस तरीके से बन रही हैं। आई होप आपको फूड वेब पूरा समझ में आया होगा, क्या होता है फूड चेन्स भी आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रॉफिक लेवल्स। क्या होते हैं इसमें? क्या? ट्रॉफिक लेवल्स। फूड चेन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ फूड इन अ गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स। जो फूड चेन होती है वो फ्लो ऑफ फूड को रिप्रेजेंट करता है कि फूड का फ्लो कैसे हो रहा है किसी भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। तो वो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं एक फूड चेन में जिसमें ट्रांसफर ऑफ फूड होता है उन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। समझ में आया? इनफैक्ट इन अ फूड चेन में ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। जो एक एक स्टेप होता है जो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है वो एक ट्रॉफिक लेवल को बनाता है, ठीक है, हर एक स्टेप में। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था तो प्लांट्स की जो फूड एनर्जी थी वो रैबिट में गई, तो ये 1 ट्रॉफिक लेवल हो गया आपका। आया समझ में? इन मोस्ट सिंपल टर्म्स ट्रॉफिक लेवल मीन्स फीडिंग लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल, ठीक है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए एंड कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो गए और उन्हें हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। दे फिक्स अप सन्स एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। वो सन की एनर्जी को फिक्स अप कर लेते हैं और उसे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, ठीक है। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। लार्ज कार्निवोर्स या फिर टॉप कार्निवोर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। इस तरीके से ये ट्रॉफिक लेवल्स चलते हैं। देखिए आपको वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए हुए हैं फूड चेन के जिन्हें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके प्रोड्यूसर्स से आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आ गए और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके कार्निवोर्स होते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स में आपके टॉप कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इस तरीके से फ्लो होती है, या फिर आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी में जाएगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगी, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएगी। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड पिरामिड के थ्रू कैसे इंटरेक्शन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपस में हम वो पढ़ेंगे। तो वीडियो प्लीज़ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट्स मिल सकें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।